नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको ले चल रहे हैं भारत के लिए उभरते एक नए खतरे की तरफ। खतरा जो ना तो पहली बार सामने आया और ना ही अचानक पैदा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की घटनाएं, विशेष रूप से कश्मीर में कट्टरपंथी की नई लहर, पाकिस्तान की भूमिका और दिल्ली में हुआ हालिया ब्लास्ट, इन सभी की जांच जब आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यह सच बताता है कि तुर्की, जो कभी एशिया और यूरोप का सांस्कृतिक संगम माना जाता था, आज धीरे धीरे भारत विरोधी गतिविधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। कहानी शुरू होती है दिल्ली ब्लास्ट से, एक घटना जिसने देश भर को हिला दिया। शुरुआती जांच में यह सिर्फ एक आतंकी हमला लगता था, लेकिन जैसे जैसे एजेंसियों ने डिजिटल फुटप्रिंट, यात्राओं, फंडिंग और कनेक्शनों की परतें खोली, एक लिंक बार बार सामने आया, एक ही देश का लिंक, वो था तुर्की। जांचकर्ताओं को पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तुर्की के रास्ते भारत गए थे। वहीं संपर्क बने, वहीं ट्रेनिंग हुई और कट्टरपंथ की जमीन तैयार की गई। दोस्तों, यह सवाल यहीं से उठता है, आखिर तुर्की में ऐसा क्या हो रहा है? क्या सिर्फ संयोग है या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे मौजूद नेटवर्क वास्तव में तुर्की में सक्रिय कट्टरपंथी समूह का हिस्सा है? क्या यह केवल आईएसआई की पुरानी साजिश का नया वर्जन है या फिर तुर्की सरकार की विदेश नीति ने ऐसे समूह को जगह दे दी है? पिछले कई सालों में तुर्की की राजनीति एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपनी घरेलू राजनीति में इस्लामिक राष्ट्रवादी रुझान को बढ़ाया और वैश्विक मंच पर खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इसी एजेंडे के तहत उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर सीधे भारत के खिलाफ बयान दिए। संयुक्त राष्ट्र में खुले मंच पर कश्मीर का जिक्र करना, पाकिस्तान के साथ स्टेज शेयर करना, यह सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा था जहां तुर्की धीरे धीरे उन देशों और संगठनों के करीब आता गया जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। भारत की एजेंसियों के अनुसार ब्लास्ट में शामिल आरोपी और उनके हैंडलरों के मोबाइल डाटा, चैटिंग इतिहास, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल रिकॉर्ड ये संकेत देते हैं ठीक उनकी ब्रेन वॉशिंग वैसे ही लोकेशन में हुई जैसे सीरिया में आईएसआई की ट्रेनिंग, लेकिन रास्ता तुर्की से होकर गुजरता है। अब सवाल यह है कि यह नेटवर्क आखिर बना कैसे? इस जवाब के लिए हमें पिछले एक दशक की जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। पाकिस्तान की आईएसआई लंबे समय से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ती आई है, लेकिन गल्फ देशों और वेस्ट एशिया में आईएसआई के लिए वह जगह धीरे धीरे कम होती गई। यूएई, सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान के आतंकियों और कट्टरपंथी समूह पर पहले जितनी नजरअंदाजी नहीं की। कई मामलों में पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि भारत के खिलाफ गतिविधियां उनके देश की जमीन पर बर्दाश्त नहीं होंगी। नतीजा ये हुआ कि कट्टरपंथी नेटवर्क को एक नई सुरक्षित जगह की जरूरत पड़ी, एक ऐसी जगह जहां राजनीतिक संरक्षण भी मिले। तुर्की इस भूमिका में फिट बैठता है। एक और तुर्की यूरोप के दरवाजे पर खड़ा देश है, दूसरी ओर वह मुस्लिम वर्ल्ड में नेतृत्व की तलाश में है। उसकी वीजा पॉलिसी अपेक्षाकृत आसान है और यूरोप एशिया की क्रॉसिंग पॉइंट होने के कारण वहां आने जाने वालों पर इतनी निगरानी नहीं होती। यही सोच भारत विरोधी संगठनों के लिए परफेक्ट ग्राउंड बनाती है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आरोपियों के फॉरेंसिक डेटा से पता चला कि तुर्की में उनकी मुलाकात सिर्फ धार्मिक संगठनों से नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स ग्रुप और चैरिटी फाउंडेशंस भी जुड़ी थी जो बाहर से सामाजिक पर अंदर से कट्टरपंथी मानसिकता के प्रचारक हैं। यही फाउंडेशन कश्मीर में सक्रिय डिजिटल कट्टरपंथ को फंड करते हैं, जैसे नकली फेसबुक ग्रुप, एनोनिमस एक्स हैंडल जो अलगाववाद को हवा देते हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ नैरेटिव तैयार करते हैं। भारत की इंटेलिजेंस फाइलों में कई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती हैं कि पाकिस्तान की कई फ्रंट एजेंसियां पिछले 3 वर्षों से तुर्की के जरिए अपनी गतिविधियां चला रही हैं। इसमें फेक पासपोर्ट, डिजिटल आइडेंटिटी, हवाला, क्रिप्टो सबका इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि तुर्की में इन नेटवर्क्स को पकड़ना कठिन है, क्योंकि ये लोग सीरिया, लेबनान और यूरोप में भी फैले होते हैं, यानी एक मल्टीनेशनल जाल है। अब सवाल है कश्मीर। यहाँ कनेक्शन सीधा है। 2019 में धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। उसके बाद कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ, लेकिन डिजिटल कट्टरपंथ बढ़ा। पाकिस्तान को अपने नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म चाहिए था। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाकर पाकिस्तान को विटामिन दे दिया और इसके बाद तुर्की में बैठे कई संगठन कश्मीर को मानवाधिकार मुद्दे के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। यही संगठन अब भारत में आतंकी नेटवर्क के लिए नई भर्ती की जमीन भर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट नेटवर्क की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों ने टूरिस्ट वीजा पर तुर्की की यात्रा की थी, पर वहां घूमने के बजाय वे ऐसे शहरों में गए जहां कट्टरपंथी प्रवासी समुदाय सक्रिय है। इसमें इस्तांबुल के कुछ इलाकों के नाम तक सामने आए हैं। यही पैटर्न पहले बांग्लादेश यानी रोहिंग्या मॉड्यूल में दिखा था, फिर श्रीलंका के मॉड्यूल में
और अब भारत में भी। एजेंसियों ने यह भी पाया कि वहां उन्हें डिजिटल टूल्स सिखाए गए कि किस तरह लोकेशन छुपानी है, किस तरह मल्टी होप यानी वीपीएन से बात करनी है, किस तरह क्रिप्टो ट्रांजैक्शन छुपानी है। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट तक सीमित नहीं है, यह भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि तुर्की जब भी कश्मीर की बात करता है वह सिर्फ एक बयान नहीं होता, उस बयान के पीछे एक पूरी राजनीतिक सोच चल रही होती है। और जब राजनीतिक सोच और कट्टरपंथी समूह मिलते हैं तब आतंकवाद की जमीन तैयार होती है। भारत के लिए चुनौती यह है कि तुर्की एक नाटो देश है, इसलिए भारत सीधे उस पर कड़ा एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन भारत ने अब जवाबी रणनीति बना ली है। डिजिटल मॉनिटरिंग तेज की गई है, तुर्की में संदिग्धों की मूवमेंट पर इंटरपोल के जरिए नजर रखी जा रही है, और जिस तरह यूएई और सऊदी अरब ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए थे, उसी तरह अब तुर्की को भी क्वेश्चन कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत सरकार अब हर उस विदेशी संगठन की फंडिंग ट्रैक कर रही है जिसका कनेक्शन तुर्की से है, और पहली बार भारत को यह साफ संकेत मिला है कि आतंकवाद का नया ठिकाना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तुर्की भी बन रहा है। क्या तुर्की भारत का नया सिरदर्द बनता जा रहा है? क्या है अगला हब है जहां भारत विरोधियों को जगह मिल रही है? क्या कश्मीर के नाम पर कट्टरपंथ फैलाने की नई फील्ड तुर्की बन रहा है? इस सवाल का जवाब आज नहीं, आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है, दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके पीछे बैठकर कई नेटवर्क अब उजागर होंगे, और भारत अब इस नए खतरे के लिए तैयार है। कट्टरपंथ, कश्मीर और दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने एक नया पैटर्न उजागर किया है।